दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे मौर्य की उत्पत्ति। मौर्य की उत्पत्ति का ये तीसरा पार्ट है। हम लोग चल रहे थे मौर्य साम्राज्य में। ओके, तो ये आपका तीसरा वीडियो इसका होगा। ABC करके हम आपको प्लेलिस्ट में डालेंगे या वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, तो आइए उसके अगला पार्ट में हम लोग चलते हैं। अगला पार्ट है मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी। देखिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ तक आपका हो गया था तीर्थ या महामात्य। तीर्थ या महामात्य यहाँ तक हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ से क्या है, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी कौन कौन अधिकारी रहे थे। तो पन्याध्यक्ष, शीताध्यक्ष, अक्षपटलिक, पौतवाध्यक्ष, पत्तानाध्यक्ष, ये मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी थे। ठीक है। पन्याध्यक्ष यह वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। ठीक है। शीताध्यक्ष यह कृषि विभाग का अधिकारी होता था। देखो, शीताध्यक्ष, शीता किसको बोलते हैं, जो हल चलता है, जो इस तरह से पारी जैसा बन जाता है, पारी जैसा इस तरह से, उसको बोलते हैं शीता। तो ये कृषि से रिलेटेड है, तो ये कृषि से हो गया, इसे याद रखिएगा। अक्षपटलिक यह लेखाकार था। अक्षपटलिक महालेखाकार था। पौतवाध्यक्ष माप तौल का अधिकारी था। पत्तानाध्यक्ष बंदरगाहों की और बंदरगाहों का अध्यक्ष। कितने अध्यक्ष हैं? 5। 1 2 3 4 5 है। ठीक है। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी। और 2 प्रकार के न्यायालय थे। कौन कौन से? तो कंटक शोधन और धर्म अस्थायी। कंटक शोधन यह फौजदारी न्यायालय था। फौजदारी। धर्म अस्थायी यह दीवानी न्यायालय था। दीवानी न्यायालय। ठीक है। अगला है प्रांत। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, परंतु अशोक के शासनकाल में कलिंग विजय के बाद 5 प्रांत थे। कलिंग विजय के बाद, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 ही प्रांत हुआ करता था, परंतु अशोक के शासनकाल में कलिंग विजय के बाद 5 प्रांत थे। कौन कौन से प्रांत थे 5? तो देखिए, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य क्षेत्र, अवंतीपथ, कलिंगपथ। इसका राजधानी जान लेते हैं। 5 प्रांत है, इसका राजधानी कहाँ था वो भी जान लेते हैं। तो उत्तरापथ का जो राजधानी था तक्षशिला था। दक्षिणापथ का राजधानी था स्वर्णगिरी। मध्य क्षेत्र पाटलिपुत्र था। मध्य क्षेत्र का पाटलिपुत्र मध्य क्षेत्र। और अवंतीपथ का उज्जैन था, अवंतीपथ। और कलिंग का तोसली। ठीक है। और अगला जो है टॉपिक है अशोक के प्रमुख अधिकारी। अशोक के प्रमुख अधिकारी कौन कौन रहे हैं भाई? इनको भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि अशोक के जो अधिकारी हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है। तो अधिकारी देखिए, क्षमाहर्ता और कार्य, जो भी अधिकारी थे उनका कार्य क्या क्या था वो सब हम जानेंगे। तो क्षमाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी। सन्निधाता, अगला अधिकारी सन्निधाता, राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक करना। मीन्स राष्ट्रीय कोषागार और भंडार का जो संरक्षक करता है उसको सन्निधाता बोलते हैं। और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश।
दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। धम्म महामात्र समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना, समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना। अंतः महामात्य सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचारक करने वाला अधिकारी। सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचारक करने वाला अधिकारी को बोलते हैं अंतः महामात्य। और स्त्राध्यक्ष महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी। स्त्राध्यक्ष महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी। रज्जुक है साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी। रज्जुक साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी। युक्तक जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी। युक्तक जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी। प्रदेष्टा है फौजदारी न्यायालय का मुख्यालय न्यायाधीश। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। ओके, उसके बाद है महामात्या प्रसर्प गुप्तचर विभाग का प्रधान होता है। ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता है। ठीक है, अब अगला है पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब जो पॉइंट होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, चलिए आइए देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है प्रांत को आहार या विषय में बांटा जाता था। प्रांत को किस में बांटा जाता था? आहार और विषय में बांटा जाता था। जिले के नीचे स्थानिक थे। जिला जो है, जिला के नीचे रहता था स्थानिक, जिसमें 800 ग्राम होते थे। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन आ रहा है। प्रांत को आहार विषय में बांटा जाता है और कितना रहता था? 800 ग्राम रहता था। निचले मतलब जिले के नीचे रहता था स्थानिक थे, मतलब जिले के नीचे स्थानिक थे जिसमें 800 ग्राम होते थे एक जिला में। ठीक है, प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। ठीक है, विषयपति विषय का मुखिया था। विषयपति किसको बोलते थे? विषय का मुखिया। और प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। और ग्राम का प्रधान होता था। जैसे विषयपति है विषय का मुखिया, उसी तरह से ग्राम का प्रधान होता था। ठीक है, तथा गोप 10 ग्रामों का शासन संभालता था। जो गोप होता था एक बार में मतलब कि जो बनता था 10 गांव का, मीन्स 10 गांवों का शासन संभालता था। 10 गांव का। ठीक है, याद रखिएगा। गोप, उसको गोप बोलते हैं। ग्रामीण का प्रधान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रामिक। और विषय का मुखिया था उसको विषयपति। अब देखिए, समिति में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट है, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक में 5 सदस्य होता था। समिति कार्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ 6 समिति यहाँ पे आप देख रहे होंगे। मेगास्थनीज के अनुसार नगर के लिए 6 समितियाँ थी तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। 6 समितियाँ में 5 सदस्य। ठीक है, तो 6 समितियाँ इतना है, उसमें 5 गो सदस्य रहते थे, मतलब 6 × 5 = 30 हो गया, 30 सदस्य टोटल। अब देखिए, मतलब प्रथम समितियाँ विदेशियों की देखरेख करना उसका कार्य था। द्वितीय समिति का कार्य था
जन्म मरण की देखरेख, जन्म मरण की देखरेख पहला क्या था, विदेशियों की देखरेख करना। दूसरा का था जन्म मरण की देखरेख करना। तृतीय का था उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण करना। चतुर्थ का था वाणिज्यिक एवं व्यापार का निरीक्षण करना। पंचम का था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठम बिक्री कर वसूलने का कार्य, बिक्री कर वसूलने का कार्य था। ठीक है। और अगला है सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा, मतलब सेना, अब सेना में क्या क्या चीज़ था, क्या क्या लोग करते थे सेना में, या क्या उनको मिलता था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेना भी उस टाइम में रहता था। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा इनकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक थी, कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। मौर्यों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, मौर्यों के पास। और यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 600,000 पैदल सिपाही, 600,000 पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी एवं 8,000 अश्वचालित रथ थे, अश्वचालित रथ थे। अब देखिए यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 600,000 पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी था, हाथी वाला। उसके बाद फिर पैदल सिपाही था 30,000। उसके बाद अश्वचालित था, जो अश्वचालित रथ था वो 8,000 था। ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां में विभक्त थी, 6 समितियां में विभक्त था। ठीक है। सेना की 6 समितियां, वो जो 6 समितियां क्या था, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां, ये जो नगर प्रशासन पढ़ रहे थे उसका जो 6 समितियां था, अब है सेना की 6 समितियां थी। प्रथम समितियां जो था उस जल सेना था, जल सेना। द्वितीय समितियां था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था। तृतीय जो समिति था वो करता था पैदल सेना की व्यवस्था करता था, तृतीय। चतुर्थ करता था अश्व सेना की देखरेख करता था, चतुर्थ। और पंचम गज सेना की देखरेख करता था, पंचम गज सेना की देखरेख करता था। षष्ठम रथ सेना की व्यवस्था करता था, षष्ठम रथ सेना की व्यवस्था करता था। ठीक है। अब देखिए अगला जो है गुप्तचर व्यवस्था, एक गुप्तचर व्यवस्था भी हुआ करता था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुप्तचर व्यवस्था, महामात्य प्रसर्प यह गुप्तचर विभाग का प्रधान था, गुप्तचर विभाग का प्रधान था। गूढ़ पुरुष अर्थात या गूढ़ पुरुष अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष किसको कहा जाता था, तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को ही गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष अर्थशास्त्र में गुप्तचर को। संस्था, एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था कहा जाता था, संस्था कहा जाता था। ठीक है, एक जगह में संस्था, एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था कहा जाता था, संस्था कहा जाता था। ठीक है। अगला है संचरा। ठीक है, संचरा। अगला क्या है, संचरा। धूम धूम कर
गुप्तचरी करने वाला, धूम धूम नहीं, घूम घूम कर, घूम घूम कर, ठीक है, घूम घूम कर संचरा, धूम धूम कर मीन्स ये धूम नहीं, घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को संचरा कहा जाता था, संचरा कहा जाता था, ठीक है। सामाजिक जीवन, अगला है कुछ कुछ सामाजिक जीवन होता होगा, कैसा है वो जान लेते हैं। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी, इसका आधार जन्म था। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी, ठीक है, इसका आधार जन्म था। इसका आधार क्या था? तो जन्म था दोस्तों। चलिए, दासों को कृषि के कार्य में लगाया जाता था, दासों को कृषि के कार्य में लगाया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था, मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण जो थे ना, ब्राह्मण, उनको ज़्यादा सम्मान मिलता था, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकर जातियाँ थी जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे, ठीक है। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। कौन कौन? कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकर जातियां थी जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। ये याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, वर्ण संकर जातियों को शूद्र के समान माना जाता था। वर्ण संकर जातियों को शूद्र के समान माना जाता था। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा। कौन कौन सा है? तो दार्शनिक है पहला, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहीर, निरीक्षक एवं सभासद। दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहीर, निरीक्षक एवं सभासद, ठीक है। अगला है अनुलोम विवाह। अब देखिए, अनुलोम विवाह एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे, तो हम जान लेते हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या था, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण एवं महिला निम्न वर्ण की होती थी, ठीक है। अनुलोम विवाह में जो पुरुष था वो उच्च होते थे और महिला जो होती थी निम्न वर्ण की होती थी। जैसे अभी के युग में निम्न से शादी करता है और उच्च से शादी करता है, लेकिन उस टाइम में अनुलोम विवाह में थोड़ा सा उल्टा था, ठीक है। प्रतिलोम विवाह, पुरुष निम्न वर्ण का एवं कन्या उच्च वर्ण की होती थी, ठीक है। पुरुष जैसे छोटा है तो वहाँ पे कन्या ऊंचा होना चाहिए, या अनुलोम में या पुरुष ऊंचा है तो कन्या नीचा होना चाहिए, ऐसे होता था। नियोग प्रथा तो बैलेंस हो जाता था, लेकिन अभी के युग में बैलेंस होना बहुत कठिन है, ठीक है। पहले ही सही था, एक तरह समझिए। नियोग प्रथा, स्त्री का अपने देवर के साथ रहना। नियोग प्रथा, स्त्री का अपने देवर के साथ रहना, ये सब चीज़ था उस टाइम में, ठीक है। अब अगला है स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा क्या था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी, सही बात है, उच्च शिक्षा नहीं करना था उस टाइम में। उन्हें सम्राट की अंग निरीक्षक नियुक्ति किया जाता था। उन्हें सम्राट की अंग निरीक्षक नियुक्ति किया जाता था। अंग निरीक्षक नियुक्ति किया जाता था उन्हें, स्त्रियां को। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा का कि स्त्री का अपने देवर के साथ रहना, नियोग प्रथा उसी को बोलते हैं, ठीक है। अनिष्कासिनी
वह स्त्री जो घर के बाहर नहीं निकलती थी। अनिष्कासनी, अनिष्कासनी उसी को बोलते हैं जो स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती है। गणिका, गणिका बेश्या को कहा जाता था। गणिका बेश्या को कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, गणिका बेश्या को कहा जाता है। और रूपजीवा, रूपजीवा कहा जाता था स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को बोलते थे रूपजीवा, रूपजीवा। अगला है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, मौर्य काल में राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध एवं मजबूत था। मौर्य काल में राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध एवं मजबूत था मौर्य काल में, ठीक है। आर्थिक स्थिति के बारे में जान रहे तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा था मौर्य काल में, ठीक है। अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन। अर्थव्यवस्था क्या क्या था? कृषि, पशुपालन एवं व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी, व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। अगला है अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त थे जिनका प्रमुख कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त थे, 26 अध्यक्ष नियुक्त थे जिनका प्रमुख कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था, ठीक है। अगला है राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता है। सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था, ठीक है। निष्क या सुवर्ण, कुछ सिक्के थे वो इस प्रकार से हैं। पहला सिक्का था निष्क सुवर्ण मीन्स सोने के सिक्के, निष्क स्वर्ण सोने के सिक्के। कांसापर्ण चांदी के सिक्के, कांसापर्ण को बोलते थे चांदी के सिक्के, और निष्क स्वर्ण को बोलते थे सोने के सिक्के, और धरन को बोलते थे सिक्के, सिर्फ सिक्के। काकरनी को बोलते थे तांबे के छोटे सिक्के, काकरनी तांबे के सिक्के, ठीक है। चांदी के सिक्के को बोलते थे चांदी के सिक्के मीन्स कांसापर्ण या धरन, कांसापर्ण या धरन बोलते थे चांदी के सिक्के। काकरनी बोलते थे तांबे के छोटे सिक्के को, काकरनी बोलते थे तांबे के छोटे सिक्कों को। और लक्षणाध्यक्ष बोलते थे सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी, सिक्कों को जो जारी करता था उसको लक्षणाध्यक्ष बोलते थे, लक्षणाध्यक्ष। अगला है पुष्यमित्र ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। पुष्यमित्र ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया था। अदेव मातृका मीन्स अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी को अदेव मातृका कहा गया है, अदेव मातृका कहा गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार दो प्रकार की भूमि थी, कौन कौन थी? राजकीय स्वामित्व की भूमि, निजी स्वामित्व की भूमि, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, दो तरह का, इसको याद रखिएगा ना थोड़ा सा, बस ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं सोचना है, ठीक है। राजकीय स्वामित्व की भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि। अगला पॉइंट है भूमि कर 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था, 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था, ठीक है। अब देखिए सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच था, सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच था। भू राजस्व एवं सिंचाई का कुल उपज
भू राजस्व एवं सिंचाई का कुल उपज 1/2 भाग था, आधा आधी लेता था। ठीक है, अब देखिए भूमि कर 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है, सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच था। भू राजस्व एवं सिंचाई कर कुल उपज का 1/2 भाग था। ठीक है, और अगला पॉइंट है भाग कृषि का और भाग कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था। भाग कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था। वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था जिसका अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सूत्राध्यक्ष। स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था। ठीक है, जल मार्ग को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था, किससे? स्थल मार्ग से। ठीक है, उत्तरा पथ एक प्रमुख राजमार्ग था। ठीक है, भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिम तट पर शोपारा एवं भड़ौच मीन्स भृगुकच्छ प्रमुख बंदरगाह थे। कौन कौन थे? तो अब देखिए पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर शोपारा। जैसे देखिए ताम्रलिप्ति तथा पूर्वी तट में ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर शोपारा एवं भड़ौच प्रमुख बंदरगाह थे। उद्योग की संस्थाएं श्रेणी कहलाते थे। उद्योग की जो संस्था है उसको श्रेणी कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था तथा इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था तथा इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मृत्युदंड। ठीक है, ललिता और वास्तुकला। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ है वो जान लेते हैं। कला और वास्तुशिल्प के मौर्य का योगदान महत्वपूर्ण है। कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान महत्वपूर्ण है। मौर्यों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि अशोक ने एक मिनट, थोड़ा सा छोटा दिख रहा था तो अब तो ठीक हो गया। ठीक है, अशोक ने कई नगरों की स्थापना की। ठीक है, कई नगर की स्थापना की जिनमें श्रीनगर एवं ललित पाटन प्रमुख था। ललित पाटन को अभी नेपाल बोलते हैं और श्रीनगर को अभी बोलते हैं कश्मीर। ठीक है, कश्मीर को ही पहले श्रीनगर बोला जाता था। चलिए अगला जो है राजा प्रसाद। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद मतलब होता है महल। राजा प्रसाद का मतलब होता है महल। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद लकड़ी का बना होता था। ठीक है, जैसे पहले लकड़ी का ही बनता था, अभी हम लोग ईंट उट का बना लेते हैं, लेकिन पहले लकड़ी का बनता था। कुम्हराहार में
80 स्तंभ वाले राजा प्रासाद के अवशेष मिले। कुम्हराहार में 80 स्तंभ वाले राजा प्रासाद के अवशेष मिले हैं। कुम्हराहार बोला जाता है पटना में, ठीक है, पटना में, अभी पटना बोलते हैं, पहले बोला जाता था कुम्हराहार। तो पटना में 80 स्तंभ वाले राजा प्रासाद के अवशेष मिले हैं, ठीक है, राजा प्रासाद के अवशेष मिले हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों दीदारगंज। दीदारगंज पटना के निकट से, हमको पटना के निकट को बोलते हैं दीदारगंज, ठीक है। अब देखिए दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। गुफा अशोक के बराबर की पहाड़ी, गया के निकट को बोलते हैं बराबर की पहाड़ी, ठीक है। अशोक ने बराबर की पहाड़ी को काटकर भिक्षुओं के लिए सुदामा की गुफा बनवाई। क्या? पहाड़ को काटकर, बराबर की पहाड़ी को काटकर। अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमस ऋषि एवं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया। लोमस ऋषि बराबर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा को बोलते हैं लोमसरी। ये राज अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमस ऋषि एवं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया, ठीक है। लोमस ऋषि एवं नागार्जुनी, याद रखिएगा, लोमस एवं नागार्जुनी। अशोक के स्तंभ एकास्मक हैं, अर्थात ये एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। एकास्मस का मतलब होता है एक ही रंगन से बनना, तो एक ही पत्थर को लाकर बनवाया गया है, उसी को बोलते हैं तराश कर। इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। चुनार के बलुआ पत्थर। इन पॉलिशदार स्तंभों के केवल शीर्ष भाग को जोड़ा गया है, जिनमें सिंह एवं सांड विलक्षण वास्तुशिल्प के प्रमाण है, ठीक है। सारनाथ के स्तंभ का सही उत्कृष्ट स्तंभ शीर्षों में से एक है। एक स्तंभों का निर्माण धम्म के प्रचार के लिए किया गया था। धम्म के प्रचार के लिए किया गया था, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ एवं रामपुरवा का वृषभ शीर्ष भी वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ एवं रामपुरवा का वृषभ शीर्ष भी वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता था। ऋग्वेद में स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता था। स्तूपों का निर्माण ईंटों से कराया जाता था। किससे कराया जाता था स्तूपों का? तो ईंटों से। सबसे पहला ऋग्वेद में ही मिला था। सांची का स्तूप, भरहूत का स्तंभ तथा सारनाथ स्थित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कौन कौन चीज़ अशोक ने करवाए थे? सांची का स्तूप और भरहूत का स्तंभ, और भरहूत का स्तंभ
सांची का स्तूप तथा सारनाथ स्थित धर्म राजिका स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब देखिए, सांची का स्तूप मीन्स विदिशा या मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक है। भरहूत का स्तंभ सतना, जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। सतना, सतना का नाम आप सुने होंगे, सतना रेलवे स्टेशन, सतना रेलवे स्टेशन है, उसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। अब देखिए अगला है मौर्यकाल विशिष्ट तथ्य। मौर्यकाल के विशिष्ट तथ्य। अब मयूर वंश मीन्स मयूर मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था, ठीक है। पाली मौर्यकाल में आम जनता की भाषा थी। पाली मौर्यकाल में आम जनता की भाषा थी, याद रखिएगा। तक्षशिला मौर्यकाल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। प्रसिद्ध केंद्र था, यहाँ हायर स्टडी जो बोलते हैं वो होता था तक्षशिला में, मौर्यकाल के शासन, मौर्यकाल की स्थिति में। और मोगलीपुत्र तिस ने कथावत्थु की रचना की थी। मोगलीपुत्र तिस ने कथावत्थु की रचना की थी, ठीक है। 3 बार हम पढ़ दिए उसको। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए कुणाल को भेजा था। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए कुणाल को भेजा था। कुणाल को भेजा था, ठीक है। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा बचा हुआ पार्ट किसका, तो हम आपको फिर से अवगत करा देते हैं, ठीक है। ये था मौर्य साम्राज्य का, यहाँ देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य का जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम आज करवा दिए आपको, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो होगा मौर्योत्तर काल, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट दूसरे को करने का कोशिश करें। आप मोटिवेशन के तौर पे कुछ ज्ञान अर्जन चाहते हैं तो आप माई ओपिनियन योर ज़िंदगी पर जाकर आप देख सकते हैं। वो भी एक यूट्यूब चैनल है, हमारा ही है। उस पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर मोटिवेशन के तौर पे आपको कुछ सूचना हम देने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो धन्यवाद, जय हिंद।